लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि क्या वजह है कि तरक्याती काम भी हो रहे हैं, आगाज़ भी हो जाता है, फंड्स की मंजूरी भी दे दी जाती है, लेकिन जो तरक्याती कामों की तकमील का जो टाइम फ्रेम है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। इस पर बड़ी बात की जाती है और बहुत कुछ जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे लगता है कि एक धुन है, एक पर्दा है जिसके पार देखना मुमकिन नहीं है। सलमान खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आवाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ इन दिन मनाने की हद तक नौजवानों को इकट्ठा कर रही है, या फिर कुछ अमली तौर पे भी कुछ लाएअमल जो आपने बनाया है उसको ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताया है कि अभी हमारी ना क़यादत है, ना हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ अटैचमेंट है। पहली चीज़, अभी हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी मैच्योर हो रही है, ठीक है, कराची लेवल। दूसरी चीज़ ये, इसको ऑन जो कर रहे हैं वो मिफ्ता इस्माइल भाई, साबिक वजीर खजाना जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, और शेख सलाउद्दीन साहब। मुझे तो ऐसा लगता है सलमान खान साहब, कता कलामी की बड़ी मादरत, मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अभी तो आपके पास खुला मैदान है। देखें, खुला मैदान तो है, देखें खुला मैदान तो है, लेकिन इख्तियारात नहीं है हमारे पास, हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए हमारा मंशूर में साफ सीधा सा सफाफ कि हमने तमाम चीज़ों को रिफॉर्म करना है, ठीक है। हमारा तरीका यही है, पार्टी बनाने का मकसद शाहिद भाई का साफ है और सीधा है कि भाई वोट को इज्जत दो। जब वोट को इज्जत देना छोड़ दी तो उनके इख्तिलाफात पैदा हुए। ये तो नून लीग का मैं उसी मौके पे आ रहा हूँ ना। मैं उसी मौके पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ कि काम अभी हम कैसे हम देखें कर नहीं सकते। वजह मैंने आपको बताई कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारा किसी क़यादत के साथ राब्ता नहीं है। अभी तो हमारे अपने होता ये है सलमान खान साहब कि जिनके पास ओहदे भी होते हैं ना, वो भी बेख्तियारी का ही रोना होता है। वो कहते हैं इख्तियारात नहीं, हम बेबस हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे पास फंड नहीं है। देखें मामलात ऑन एंड ऑफ ऐसे वो तो आवाम को मिसगाइड करा जाता है, अपनी सीटों से फायदे उठा लिए जाते हैं। पहली चीज़ देखें, जब सीटें मिल जाती हैं तो रुख मोड़ लिया जाता है, सीधी बात है। आवाम के नुमाइंदे मुनखतिब होते हैं और फिर आवाम के पास वो मौजूद नहीं होते, फिर वो इस्लामाबाद और बाहर मुल्क के उनके सफ़र बैरूनी हो रहे होते हैं, कभी किसी मीटिंग के हवाले से, कभी किसी और उम्रे के हवाले से। टंडू वाला यार का होता है, या अभी आपने मैं बिल्कुल अभी आपने जैसे जिक्र हमारे बिल्कुल जाहिद मंसूरी साहब ने भी अभी जिक्र जैसे करा कि वो जो बसें आ रही हैं वो कहाँ चलाई जाएंगी? क्या वो बसें सिर्फ शारे फैसल के रोड पे चलाई जाएंगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक तक पहुंचे ना। पब्लिक के लिए आप मंगा रहे हैं तो पब्लिक तक जब तक आप सहूलत रसाई नहीं हो रही तो वो फिर क्या करेगी? ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम अपना जो जो हमारा स्ट्रक्चर है ना उसको बिल्कुल उसको बेहतर कर लें, ठीक है। और जो हमारे टैक्सेस आ रहे हैं जिस पे हमारे, देखें आप कोई भी चीज़ लेंगी ना तो आपके वो टैक्स लगा हुआ होता है, किसी भी आप शॉप पे चलिए वो टैक्स आपको लगा हुआ देगा। माचिस की डब्बी से लेके मैं आपको हमारे कराची शहर रोशनियों का था, आज ये अंधेरी नगरी बन गई है, ठीक है। आज बिजनेस कम्युनिटी जो यहाँ थी, रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज ये अंधेरे का शहर है, ठीक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एमक्यूएम के मेयर से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के मेयर के इख्तियारात ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो इनके मेयर के पास नहीं थे वो इस मेयर के पास ज्यादा हैं, सही है। मेयर मुर्तजा वहाब की बात कर रहा हूँ, सही है। इनके पास 2-3 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मिल गए, ठीक है। तो वजह सिर्फ इतनी सी है, मेयर साहब को बोलने से बेहतर है काम करते हुए दिखाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आवाम को सिर्फ काम से मतलब है, क्योंकि वो वोट देती इसीलिए कि हमारा मसला हल हो जाए। जाहिद मंसूरी साहब, बिल्कुल एक बात तो ठीक कही कि काम से आवाम तो उसी को देखती है, उसी को चाहती मानती है जो उसके दर्द को कम करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इस वक्त जो शहर कायद के बासी हैं वो जिस तकलीफ, जिस अजियत और जिस परेशानी से गुजरते हैं, ये यहाँ का रहने वाला बखूबी जानता है और सिंध गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अभी एक और बहुत बड़ा मसला, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे
भत्ता माफिया फिर से एक्टिव हो जी गया। बिल्कुल एक्टिव हो गया। और हर ताजिर, ख्वाह वो बड़ा हो ख्वाह वो छोटा हो, उस तक वो उसी तरह पर्चियां जो हैं वो गोलियों के उसमें लिपट के वो आ रही हैं, हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं, हाँ, फायरिंग भी की जा रही है। मतलब एक ये कौन सा कानून, कौन सा, कहाँ चली गई है सारी गवर्नमेंट? तो इस पर कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या वजह क्या हुई आखिर? सिंध गवर्नमेंट सारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो तरक्याती कामों की तरफ लगी। सिंध तो की जो सकाफत है ना, सिंध में जो चलता रहा है उसमें दो तरह के डाकू पाए जाते हैं। अच्छा। एक है पक्के के डाकू और एक है कच्चे के डाकू। ठीक है, पक्के के डाकू वो हैं जो NSC अवार्ड पे डाका डालते हैं। अच्छा। मुल्क की खजाने में डाका डालते हैं, लूटते हैं, खसूटते हैं। अच्छा। और एक जो कच्चे के डाकू हैं। अच्छा, दूसरा लियारी गैंगवार जो है ना, ये पूरा एक सियासी हथकंडा है उनका। अच्छा। तो सिंध हुकूमत का, क्योंकि देखें ये जो वसीउल्लाह लाखो है, इसने अपने इंटरव्यू में खुद एडमिट किया कि मुर्तज़ा वहाब को लाने में और पीपल्स पार्टी के MNOs को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और क्योंकि बोला जब तक हम अगर ये नहीं करते, हम इनको तो एक जराइम पेशा दहशतगर्दी शख्स है, जी जी। आप समझते हैं कि उसके बयान में इतनी ताकत होगी या वो जो भी कह दे तो आप मान लेंगे उसको? देखिए उसने तो खुद एक बात एडमिट कही ना, उसकी कैसे डिनाइल तो नहीं आया ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किसी तर्जुमान ने डिनाई किया हो कि नहीं ये वसीउल्लाह लाखो गलत कह रहा है। तो एक डाकू को, एक भत्ता माफिया को, सरगना को कैसे वो कंसीडर ही नहीं करेंगे उसको? नहीं, वो तो ये कहेंगे ना, किसी ने तर्जुमान को बोलना चाहिए ना कि भाई वसीउल्लाह लाखो जो स्टेटमेंट दे रहा है गलत दे रहा है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उज़ैर बिलोच जो है मुस्तकिल केस खत्म होते जा रहे हैं, कैसे खत्म होते जा रहे हैं? उसके जितने IOs देख लें वो सारे पीपल्स पार्टी के लगाए हुए, और जो जज है वो पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ, यानी सारे लोग लगाए हुए ना पीपल्स पार्टी के लोग। तो वो उनको मंसूरी साहब बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो मैं तो इसमें थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें जो मैं कह रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें ये हो रही हैं कि ये सब चीज़ें भरी होते जा रहे हैं, और ये पूरा माफी काम कर रहा है। जो हुसैन बख्शी साहब ने कहा, उनके जो अमायदीन ने कहा, जो उनके साथ लोग मौजूद हैं, मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, फारूक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ था, शामिल था, तो वो उन्होंने पूरे स्टेटस दिखाए। जो बिजनेस फोरम वाले आए थे, बोले ये कॉलेज जो आ रही है हमारे पास, उसमें कॉलेज सुनाई उन्होंने हमें कि भाई देखें ये हमें कह रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ये पूरे घर को तबाह कर देंगे, हम तुम्हारे हैंड ग्रेनेड मार देंगे, तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे। वो कह रहे किस्तों में दे पैसे, 4 साल में किस्तों में दे। तो इतनी हिम्मत वही कर सकता है इसको पूरी सपोर्ट हो, शेल्टर हो, वरना ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता कि बगैर सपोर्ट शेल्टर के वो जाके किसी से मांग ले। अगर 4 साल तक वो पैसे मांग रहा है, इसका मतलब वो खुद एडमिट कर रहा है कि हमें तो सब आपके सब लोग भत्ता दे रहे हैं, आपसे 5-8-10 लोग रह गए बस जो भत्ता नहीं दे रहे हैं। अच्छा। बाकी सब लोग उससे कहा ये आपने प्रोग्राम में बोला उसने कि आप लोग नहीं दे रहे, बाकी सब लोग दे रहे हैं हमें भत्ता। और उनका तकरीबन करोड़ों से ऊपर भत्ता रोज महीने जमा हो रहा है। वसीउल्लाह लाखों ने खुद एडमिट किया। तो मकसद कहने का ये कि जो ना, अगर इसको अगर देखें ना, अगर तो वो कहाँ जा रहा है ये भी उन्होंने बताया होगा। अच्छा देखें, पुलिस अगर चाहे तो ये वन मैन शो तो है नहीं फिर। देखिए पुलिस के पास जियो फेंसिंग वाला एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, तो वो जियो फेंसिंग के जरिए कर सकते हैं कि भाई कहीं से कॉल और इसको रिकॉर्ड कर लें, किसी का एड्रेस निकालना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। बिल्कुल। और जो कॉल बता रहे हैं कि फिलिपाइन से आ रही है, उसका पूरी वसीउल्लाह लाखो ने कहा मैं सिंध में मौजूद हूँ, मैं कहीं और नहीं गया हुआ। तो इसका मतलब ये कि वो वहाँ मौजूद है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब इसको सपोर्ट है ना। जैसा कच्चे के डाकू ने कुछ पिछले 2 दिन पहले इन्होंने पूरी मोटरवे करी और 70 लोगों को उठा के ले गए। एक चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आती, जब हम फुटेजेस देखते हैं कि कच्चे के डाकू जो है अक्सर वायरल आती हैं, 2 दिन पहले हुआ है, मोटरवे पे रुक के उन्होंने 70 लोग, क्लिप्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, रील्स आती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो लॉन्चर्स हैं, एयरक्राफ्ट गन के, जी एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स होती हैं वो उन्होंने कंधे पे रखा होता है, लॉन्चर्स, और वो बैठे होते हैं टूटी हुई चारपाइयों पे, और छपरे उन्होंने डाले होते हैं, पाँव में उनके चप्पल नहीं होती, बुरा हाल होता है उनका। लेकिन क्या वजह है कि इतनी हेवी गन्स जो हैं वो उनकी दस्तरस में कैसे पहुंचती, कहाँ से पहुंचती, कौन उनको पहुंचाता है? शायद आपको याद होगा कुछ दिन तकरीबन 6-8 महीने पहले कोई मुशीर थे, उनकी अपना गाड़ी से असला बरामद हुआ था जो कच्चे के डाकू को देने जा रहे थे। उस बिना पे उनको मुअत्तल कर दिया गया था, उस केस को दबा दिया गया था। ये मीडिया पे तमाम बातें आई थी कि या शायद आपको 6 महीने पहले मेरे पास से आगे थोड़ा कोई मुकाम था, वहाँ से वो उनको उनकी कौन मुशीर थे, क्या नाम था उनका? नाम में जहन से निकल गया, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड पे था। जाहिद साहब जो आपको याद रखना चाहिए था वो तो आपके जहन से निकल गया। अब मैं प्रोग्राम कैसे उसको, हाँ तो वो मुशीर थे ना, उनकी गाड़ी से बाकायदा असला निकला और वो बाकायदा कच्चे के डाकू सप्लाई करने जा रहे थे। उस पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था मुशीर साहब को। और उसके इसका मतलब ये कि बैकिंग किसकी है? बैकिंग जो है ना, या तो पक्के के डाकू है, कच्चे डाकू। वरना ऐसा कोई हो नहीं सकता कि कराची, अब देखिए सनतें मुस्तकिल शिफ्ट हो रही हैं,
کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی لاہور جا رہا ہے, کوئی فیصلہ آباد جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ سرمایہ دار اپنا سرمایہ لپیٹ کے یہاں سے جی جا رہا ہے. اس کی صرف وجہ یہاں سے یہ نہیں، پورے اس کی پاکستان وجہ یہ سے. تھریٹ ہے, تھریٹ ہر طرح کی ہے ان کو. ریشو یہاں پہ زیادہ ہے. جی تھریٹ زیادہ ہے.